मेरी दो नंदे, जिनमें एक 16 वर्ष की है, दूसरी 11 वर्ष की है। पांचवे मेरे पति, अब छठी में हूँ। इससे पहले ससुराल में एक सदस्य और था, मेरे पति का छोटा भाई, जो मेरी शादी से पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। जब मेरी शादी हुई थी, निक्की 15 वर्ष की किशोरी थी। उसके यौवन के फूल खिलने शुरू हुए थे, मगर 1 साल में ही वह काफी फूल फाल कर जवान लड़की दिखती थी। पति का कारोबार ऐसा है कि उन्हें महीना महीना भर बाहर रुकना पड़ जाता है। ऐसे में मैं अकेली उनको याद करके बेचैन होती रहती। 3 महीने पहले पति काम के सिलसिले में इंग्लैंड जा रहे थे। कोई महीना 40 दिन का टूर था। वे मुझे भी साथ ले जाना चाहते थे, मगर मैंने ही इनकार कर दिया। मेरी सास की एक बहन बम्बई में रहती है। पति को फ्लाइट बम्बई से पकड़नी थी। तब सास अपनी छोटी बेटी को लेकर मेरे पति के साथ बम्बई के लिए रवाना हो गई, ये सोचकर कि उनका बेटा जाते समय उन्हें छोड़ जाएगा और आते समय भी वह उन्हीं के साथ वापस आ जाएगी। घर से 3 लोग चले गए और 3 लोग रह गए, मैं, मेरी नंद और ससुर जी। यहाँ मैं अपने ससुर जी के बारे में बताती चलूं। उनकी उम्र 45 के ऊपर हो गई है, मगर 35 साल के पुरुष की तरह दिखते हैं। देखने में कुछ सांवले हैं, मगर पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। कभी किसी बात का गम नहीं करते, सदा खुश रहते हैं। शायद यही उनकी सेहत का राज भी है। शख्सियत अच्छी है तो तबीयत भी रंगीन है। सबके साथ हंसी मजाक कर लेते हैं, यहाँ तक कि मेरे सामने भी नहीं हिचकते। मेरे साथ इस तरह हंसी ठिठोली करते हैं जैसे मैं उनकी बहू ना होकर भाभी हूँ, बल्कि मैं ही झेप जाती हूँ। पत्नी और बेटे के जाने के बाद वे वक्त गुजारने के लिए बाहर चले जाते थे। कभी कभी दोपहर में आ जाते और कभी शाम को ही लौटते थे। उस दिन दोपहर को मैं ऊपर बने अपने बेडरूम में सोने के लिए चली गई, मगर जब काफी देर तक नींद नहीं आई तो मैं नीचे उतर आई। इन दिनों रात में भी मैं भरपूर नींद ले रही थी, तो दिन में नींद कहाँ से आ जाती। पति होती थी तो दिन में खूब सोती थी। उसकी वजह तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, वे मुझे आधी आधी रात तक जगाते जो थे। अब ऐसा नहीं था, रात भर आराम ही आराम था। बहरहाल मैं नीचे आ गई। नन को मैं नीचे ही छोड़कर गई थी, वह मुझे कहीं दिखाई ना दी। मैंने सोचा किसी कमरे में जाकर सो गई होगी। वो कुछ संकोची स्वभाव की थी। जब किसी बात पर मैं उसे छेड़ती तो वह शर्मा जाती थी। मुझे लगा वह अभी हर बातों से अनजान है, मगर आज मेरा ये भ्रम टूट गया। वह अनजान और भोली भाली दिखाई जरूर देती थी, मगर अंदर से बिल्कुल भुनी हुई थी। यह मैंने आज ही जाना, तब जब मैं उसे तलाश करती करती एक कमरे से कुंकू तथा सिसकियों की आवाजें सुनी। ड्राइंग रूम नुमा वह कमरा पूरी तरह बंद नहीं था। दरवाजे और दीवार के बीच थोड़ी सी झिरी बन रही थी। अंदर से निकलते रहस्यमय स्वर ने मुझे होशियार कर दिया था, अतः मैंने नंद को आवाज देने या दरवाजा एकदम से खोलने के बजाय दरवाजे में थोड़ी और दरार बनाई कि देखूं अंदर से ये कैसी आवाजें आ रही हैं। अंदर का नजारा देख मेरा मारे हैरत के बुरा हाल हो गया। कमरे के अंदर मेरी नंद थी, मगर पूरी तरह नंगी, शरीर पर चिंदी मात्र भी कपा नहीं था। झिलमिलाती जांघें और गुदास कुल्हे मेरी आंखों के सामने कामुकता बिखेर रहे थे। वह भी कोई चौंकने की बात नहीं थी, मगर अंदर मेरी नंद के साथ हमारा वह विदेशी नस्ल का कुत्ता भी था जिसे पति विदेश से लेकर आए थे। लंबे लंबे बालों वाला वह ऊंचा कुत्ता नंद के सामने खड़ा कुकू करके दुम भी हिला रहा था। उसके चेहरे पर बला की कामुकता झलक रही थी। ये सब देख मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। कुत्ते की कमर थपथपा कर उसे पुचकारा तो कुत्ते ने मुंह घुमाकर उसकी जान को चाट लिया। सब्र कर मेरे शेर, निक्की वासना से कपकपाते स्वर में कुत्ते से बोली, अभी तुझे तेरे मुकाम पर पहुंचाती हूँ। कुत्ते ने इस तरह गर्दन हिलाई जैसे सब समझ गया हो। उसी क्षण निक्की ने घुटने और कोहनियां फर्श से टिका कर अपने कुल्हे ऊपर उठा लिए। मेरे दिमाग में तगड़ा झनाका हुआ। मैं समझ गई कि वह कुत्ते से क्या चाहती है। कुत्ता भी जैसे इस क्रिया में सधा हुआ था। उसके नीचे झुकते ही वह मुंडी उठाकर सूंघने लगा। कुत्ते हर मामले में बड़े संवेदनशील होते हैं। इधर मेरे मुंह से भी सिसकारी निकल गई। मैंने तगड़ी झुरझुरी लेकर वहां से नजरें हटा ली। अब अंदर देखने काबिल कुछ नहीं था। अंदर कुत्ते तथा निक्की के सहयोग से कुत्ते एवं इंसान के अनोखे मिलन का अंतिम चरण चल रहा था। मेरा शरीर बुरी तरह सनसना रहा था। मैंने किचन में जाकर कई गिलास पानी से अपना खुश्क हो चला हलक तर किया। तब कुछ तसल्ली मिली। मैं बाहर आकर बैठ गई। कोई 10 मिनट बाद पहले कुत्ता बाहर आया। अब वह बिल्कुल शांत था, जैसे पेट भर के लौटा हो। वह एक कोने में जाकर लंबा लंबा पड़ गया। थोड़ी देर बाद निक्की बाहर आई। उसके चेहरे पर भी शांति थी, मगर रंग उड़ा हुआ था। पसीने की बूंदें अभी तक उसके माथे पर चमक रही थी। मुझे बाहर बैठा देखकर वह चौंकी जरूर, मगर रुके बिना बाथरूम की ओर बढ़ी। मैंने कनखियों से उसे देखकर कहा, निक्की बाथरूम से निबटकर जरा मेरी बात सुनना। वह हचकिचा गई और शक भरी नजरों से मेरी ओर देखा, परंतु मैंने अपने चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं आने दिया जिससे वह कुछ आइडिया लगाती। वह शांति भरी सांस लेकर जी भाभी जी कहकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। लौटकर मेरे बराबर में बैठती हुई बोली, हाँ अब बताइए भाभी जी। मैंने उसे गौर से देखने के बाद प्रेम से पूछा, तू मुझे अपनी क्या समझती है? भाभी और क्या? वह हंसी।
और तुझे ये भी पता होगा कि मैं जो कुछ भी कहूंगी तेरे भले के लिए कहूंगी। हाँ मगर उसके स्वर में हल्का सा कंपन उभर आया। बात क्या है? मैंने एक गहरी सांस लेकर नपे तुले शब्दों में कहा, ये जो तू अंदर कुत्ते के साथ कर रही थी वह सब गलत है। इतना सुनते ही निक्की का चेहरा फक्का पड़ गया, जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। वह हकलाए, बस मैं समझ गई, सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। और तू घबरा भी मत, मैं ये बात अपने तक ही सीमित रखूंगी। मैं जानती हूँ पागल की इस उम्र में ऐसा होता ही है, मन पर काबू नहीं रहता, हर समय कामुकता भरे विचार रहते हैं मन में। उल्टे सीधे काम मैंने भी किए हैं, यही हाल तो मेरा होता है भाभी, इसलिए। कहते कहते उसने शर्मा कर गर्दन नीची कर ली। मुझे मालूम है, मगर देख कुत्ते के साथ ये सब करना उचित नहीं, वो जानवर है। तो क्या इंसान तेरे लिए मर गए हैं? किसी लड़के के साथ कर ले, मैंने कहा, उससे तुझे पूरा आनंद भी मिलेगा और कोई खतरा भी नहीं। मेरी बात सुनकर एकाएक निक्की घबराहट भरे स्वर में बोली, ना भाभी, मर्द के साथ ना। बाबा, ना। क्यों, क्या हुआ? मैंने मुस्कुराकर पूछा। आप बड़ी हो इसलिए आपको कुछ नहीं लगता, मगर मैं नहीं। पागल हुई है क्या? मैंने उसकी मजाक उड़ाई। राकेश कौन? मैंने फिर पूछा। उसने बताया राकेश उसका सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड है और उसने कई बार निक्की के साथ संबंध बनाने की चेष्टा की, मगर उसने अपने दिल में बैठी दहशत की वजह से उसे अपना शरीर नहीं छूने दिया। उसे तो मैंने जो समझाना था समझा दिया, लेकिन खुद उलझन में फंस गई। मैंने तय कर लिया कि मैं ससुर का एक बार देखूंगी जरूर, मगर कैसे? इस समय तो सास भी घर में नहीं थी। रात होते अपनी योजना के मुताबिक मैं उनके दूध में नींद की 2 गोलियां डालकर उनके कमरे में रख आए। ससुर सोने से पहले दूध पीने के आदी थे। निक्की अपने अलग कमरे में सोती थी, वह अपने कमरे में जाकर लेट गई और मैं अपने कमरे में। रात 11:30 बजे तक इंतजार करने के बाद मैं उठी। अब मैं निश्चिंत थी कि ससुर, जिन्हें मैं भी डैडी कहती थी, वह भी नींद की गोलियों के प्रभाव से सो चुके होंगे। जहां वह सो रहे थे मैंने उस कमरे का दरवाजा खोलकर देखा। मेरा मन मारे खुशी के उछल पड़ा। ससुर खर्राटे भर रहे थे। मैंने दबे पांव अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और उनके पास जाकर पहले डैडी डैडी कह के धीमे से पुकारा, मगर उन्होंने सांस भी ना ली। वो बेखबर सोते रहे। नींद की गोलियों का उन पर पूरा प्रभाव था। मैंने धीरे से उनकी धोती के पट इधर उधर पलट दिए। उन्होंने नीचे नेकर नहीं पहन रखा था। मेरा दिल धड़क उठा। ससुर की ओर देखा, उनके चेहरे पर कोई भाव ना उभरा। मेरे मन की स्थिति खराब हो गई। मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी। ससुर को चेक किया, वे सो रहे थे। मैं निश्चिंत होकर अपना काम करने लगी। मैंने फिर धीरे से उठकर पेटीकोट समेत साड़ी को ऊपर तक समेट लिया। मेरी जान भी पूरी नंगी हो गई, मगर कोई बात नहीं, ससुर मुझे देख थोड़े ही रहे थे, इसलिए मैंने नंगी जांघों की परवाह किए बगैर दोबारा धीरे से जांघों पर बैठ गई। मैं सास की हिम्मत की दाद दिए बिना ना रह सकी। मैं उसी प्रकार धीरे से घुटनों पर खड़ी हो गई। मैंने अपनी साड़ी और पेटीकोट को कूल्हों से ऊपर तक उठाकर एक हाथ से साड़ी और पेटीकोट संभाला। इस समय मैं धड़ तक पूरी नंगी थी। ससुर, जिन्हें मैं नींद की गोलियों के प्रभाव में बेखबर सोता समझ निश्चिंत होकर ये सब कुछ कर रही थी, यह नहीं जानती थी कि वे शराब पीने के आदी हैं और शराब पीने वालों पर नींद की गोलियां कुछ खास असर नहीं दिखाती। वे तो कभी के जाग चुके थे। मैं इस तरह उछल पड़ी जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मैंने घबरा कर ससुर की ओर देखा। उन्हें जागते देख मेरे शरीर से इस तरह हवा निकल गई जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। उनके इरादे जानकर मुझ पर बला का खौफ हावी हो गया और पहली बार एहसास हुआ कि मैंने घबराहट में वहां से उछलकर दूर हट जाना चाहा, परंतु ससुर पहले ही वार कर चुके थे। तब डैडी ने विजयी मुस्कान के साथ मेरे हाथ छोड़े और सीधे बैठ गए। उस समय मेरा दिल हुआ कि मैं इसी मौके का लाभ उठाकर उनकी पकड़ से छूट जाऊं, मगर मेरा यह विचार खोखला था। वे पूरी तरह होशियार बैठे थे। बेबसी और दर्द के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। ससुर ने मुझे समझाया, देखो, दिल छोटा करने से कोई फायदा नहीं, अब तुम मेरा सहयोग करो। मैं उत्तेजना से कपकपाते स्वर में बोली। मैंने उन्हें हरी झंडी दिखाए। मुझ पर उत्तेजना का बेहद नशा सवार हो गया। मैंने भी कामुकता में उनका पूरा साथ दिया। ससुर और मैं पूरे जोश में आ चुके थे। मुझे जो मजा दिया वो मेरे जीवन में अब तक की सुख का सबसे अच्छा सुख था। ससुर की मर्दानगी पर मैं कुर्बान हो गई। मन में ही सोच भी उभरी कि काश पति भी ऐसा होता तो मैं हर रोज ऐसा ही सुख पाती। मेरा शरीर थककर चकनाचूर हो गया। तब मैं अपने बेडरूम में आकर सोई। अब तक मैंने फैमिली प्लानिंग अपनाई हुई थी। ससुर की मर्दानगी में ऐसी बावरी हुई कि समय पर गोलियां खाने का ध्यान ही नहीं रहता। ससुर को अब घर में दिल बहलाने का साधन मिल गया था। वे अब घर से नहीं जाते थे, रात दिन घर में ही पड़े रहते और जब मौका मिलता पूरा मजा लुटते और मुझे भी भरपूर सुख देते। इस तरह महीना कब बीत गया मुझे पता भी नहीं चला।
इस बीच एक बार भी पति को याद नहीं किया, बल्कि यही दिल हो रहा था कि पति 1 महीने की बजाय 2 महीने बाद लौटे ताकि मैं ससुर की मर्दानगी का पूरा पूरा आनंद ले सकूं। सास और पति के आ जाने के बाद तो हमारा मिलना मुमकिन ही नहीं था और फिर मौका मिला भी नहीं। पति सास तथा छोटी बहन के साथ लौट आए। ससुर से संबंध बने, पति ने संभोग किया। डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराया तो पता लगा कि मैं 1 माह की गर्भवती हूँ। इस समय मैं 2 माह की गर्भवती हूँ। अभी अपने गर्भवती होने की बात मैंने किसी को नहीं बताई है, पति को भी पता नहीं है।